न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मया है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशन के साथ आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, कल 9th की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज प्रश्नावली 1.2 की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं। आइए, तो प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। तो उसके बारे में पहले आगे बढ़ने से पहले आपको उसमें एक अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हम अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, पहले हमने संख्या को पढ़ा। संख्या को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, जैसा कि आपको मैंने एक पहले वीडियो बना चुकी है, आप उस वीडियो में देखना कि पहले हमने संख्याओं को पढ़ा। संख्याओं में दो कैटेगरी हुई, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। फिर वास्तविक संख्या में हमने दो कैटेगरी रखी, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। तो उसी में वास्तविक संख्या में एक परमेय एक अपरमेय, उसी का एक भाग है अपरमेय। तो अपरमेय को पढ़ते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है? जो परमेय संख्या का थोड़ा बिल्कुल विपरीत होती है, उल्टा होती है। तो जे अपरमेय संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकें, वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और आपने परमेय संख्या अपनी जो p बट्टे q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, वे अपरमेय कहलाती हैं। सही है? तो वही देखते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जहां p व q कोई पूर्णांक है। ओके, तो आप यहां पे देख रहे होंगे जी क्या है? अपरमेय संख्या की डेफिनेशन हुई। एग्जाम्पल के लेते हैं, जैसे मान लो जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल हम लेते हैं तो वे सारी की संख्या कहलाती है अपरमेय कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2, 3, 5, 7 क्या है? ये अपरमेय संख्या है। ओ सॉरी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को वर्गमूल क्या हुई? एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे आप जानते हैं पाई भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। सही है? और 0.01, 0.01, 0.001, 0.0001 डॉट डॉट ऐसी ये सीरीज चलती रहती है। इसमें देख रहा होगा कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, ना तो कोई रिपीट हो रहा है। यहाँ 001 आ रहा, फिर 000 आ रहा, यहाँ 401 आ रहा, ऐसा इसमें एक पैटर्न चल रहा है। इसमें कोई किसी नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही। जब बे संख्याएं जो मतलब जिनकी रिपीटिंग नहीं हो रही हो और वो अशांत भी हो, साथ में ना तो रिपीटिंग आवृत्ति हो रही है, अनावृत्ति है वो, और ना ही उसकी अनावृत्ति है, और ना ही कोई संख्या क्या है रिपीटिंग हो रही है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। कौन सी? अपरमेय संख्या होती है। आपने ये अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने कल परमेय संख्याओं और पूर्णांकों को एक संख्या रेखा पर निरूपण करना समझा। जैसे मान लो संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा हुई, जो 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, और डॉट डॉट चलते रहते हैं। यहाँ पे प्लस इनफिनिट तक होता है। ऐसे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, -3 होता है, और डॉट डॉट चलते रहते हैं, जो माइनस इनफिनिट तक होता है। आपने संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और कुल मिला के पूर्णांकों को भी संख्या रेखा पर, इसे संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखा। आज हम उसी में से अपरमेय संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे, उनका स्थान निर्धारण करेंगे। ओके, संख्या रेखा पर अनुरूप वाली संख्याओं को, अपरमेय संख्याओं का स्थान कहां पे होगा। तो आज भाई करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक √2 एक अपरमेय संख्या है, इसका स्थान निर्धारित करेंगे कि √2 का स्थान यहाँ पे कहां पर होगा। ये आगे चलकर आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन भी करोगे, आप उसमें थोड़ा समझ में आएगा। तो आइए इसको समझते हैं। मान लो √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एग्जांपल के लिए लेते हैं। √2 एक अपरमेय संख्या है, तो इसका हम स्थान निर्धारण करेंगे कि वो कहां पे होगा। हमें पता है √2 का मान 1.414 होता है, लेकिन बिल्कुल फिक्स तरीके से हम नहीं बता सकते। कोई अपरमेय संख्या है, इसकी कोई 1.414 इसका मान चलता जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि फिक्स यहीं पे पॉइंट होगा।
मान लो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका हम निर्धारण अपने मेथड से किस प्रकार करेंगे वो करते हैं। जैसे मान लो ये दूरी कितनी है, 1 यूनिट है, 1 मान लिया ये, सही है। अब 1 मानने के बाद हम यहाँ पे एक नभ्यंश का एक रेखा खींचेंगे। फिर नभ्यंश की रेखा खींचने के बाद हम एक पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। अपने 9th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस, एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन हुए, इन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दी, पाइथागोरस प्रमेय दी। उसकी सहायता से हम यदि बीच में एक ट्रायंगल हो और बीच में का एक कोण 90 हो, अर्थात एक समकोण हो, यह समकोण होता है उसमें, तो हम 2 भुजा पता हो तो हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक भुजा इसको मान ली, एक भुजा इसको मान ली, तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं कि लंब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, और 1 और 1 क्या हुआ, ये तो होता है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग। ओ भी मान लो, ऐसे ए मान लो, इसे बी मान लो, है। हम जानते हैं ओ बी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है ए ओ बी, प्लस आधार, आधार क्या है ओ ए का वर्ग, ओ ए का वर्ग। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। हमें ओ बी याद करना है, ये क्या है, तो ए बी क्या है, ए बी 1, इसका मान 1 है, 1 का वर्ग 1, ओ ए भी 1 है, 1 का वर्ग 1, तो क्या हुआ 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2 हो गया। तो ओ बी आप जानते हो यदि वर्ग है इधर और उस तरफ हम पक्षांतर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, इसी रूट में संख्या जाएगी, √2 हो जाएगी, सही है। तो इस ये संख्या, ये मान लो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये वाली कितनी हो जाएगी, √2 यूनिट हो जाएगी, है। ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 यूनिट हो जाएगी। और हमें इसी का मान निर्धारण करना है। मान लो यदि हम, आप एक सर्किल जानते हो कि पॉइंट से हम किसी सर्किल को ऐसे खींचते हैं, मान लो ऐसे खींचते हैं, तो इसकी प्रत्येक बिंदु से क्या होती है, परिधि तक की दूरी समान होती है। ये आर है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, आप जानते हो। इसी प्रकार ये √2 संख्या है, यहाँ पे एक अपनी प्रकार की सहायता से हम रूल की नोक लेते हुए इस पॉइंट पर रखते हुए अपनी, तो ऐसे एक सर्किल खींचेंगे। मान लो ये √2 है, तो ये भी इस जो सर्किल के बनती जाएगी, तो ये भी क्या होगी हमारी, √2 भी होगी। जैसे कि हमारी ये आर है, यहाँ से खींचते हैं हम, आर्क मारते हैं, ऐसे चाप लगाते जाते हैं, तो ये आर होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, ऐसी ये √2 है, ये भी ये √2 होगी। इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस प्रकार इसी बिंदु पे भी ये क्या होगी, √2 होगी, सही है नहीं, ये क्या होगी, √2 होगी। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कर सकते हैं कि ये संख्या कहां पर स्थित होगी। वैसे ही हम जानते हैं, थोड़ा आप कॉपी पे स्केल और पेंसिल के साथ बनाएंगे, थोड़ा एक्यूरेट आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा। मान लो ये तो ए पॉइंट है, यहाँ से 0 है, यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, सही है। मतलब 1 2 4 1 4 लगभग मान लीजिए आएगा। तो इसी प्रकार आप √2, √3, √4, √5 अन्य संख्याओं को भी निर्धारण कर सकती हो। जैसे मान लो थोड़ा नीचे समझते हैं, मान लो एक संख्या है आपके पास, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, इसको निकाला √2, ये हो गया, सही है। उसके बाद क्या करोगे, ये 90 का एंगल है, उसके बाद 90 का एंगल एक और बनाओगे, ये 90 का एंगल ये बनाओगे तो एक ये माना, ये भी एक मान लो, √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सही है। इससे क्या हुआ, हमने एक कम संख्या से अधिक वाली संख्या का मान निकालते जा रहे हैं। ऐसे 90 का इस पे लगाएंगे, 90 का ये कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, तो ये 2 आ गई, 4 का वर्गमूल आ गई। तो इससे हमें पता पड़ रहा है ये हमको m-1 पता हो, एक कम संख्या पता हो, तो हम उससे यदि हमें इसका का स्थान पता हो तो इससे यदि इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो m-1 है, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 1 से कट जाएगा, m बनता है। तो यदि हमें m-1 का स्थान पता हो तो हम m का स्थान भी निर्धारण कर सकते हैं। स्थान निर्धारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नहीं समय आया, थोड़े और क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, थोड़ी कोशिश करें। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है
कि सत्य सत्य को बताना है, और उसमें भी पहले क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, सत्य सत्य बताना है। आपने संख्याओं के बारे में यदि मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर पहले देखिए, संख्याओं के बारे में पढ़िए। वैसे मैंने अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा बताया है, और यदि पूरा डिटेल से आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो को देखिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। पहले समझते हैं अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय हमने समझा √2 वाली है, √3 वाली है, √5 वाली, ये अपरिमेय होगी, पाई है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय मतलब प्रत्येक अपरिमेय ये हो गया, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, ये तो क्या हुई, अपरिमेय हो गई, क्या हुई, अपरिमेय हो गई, अपरिमेय। अब वास्तविक समझते हैं, वास्तविक क्या होता है, वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या एक्चुअली में कुछ नहीं होती, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये अलग संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक परमेय संख्या प्लस अपरमेय, यह परमेय और अपरमेय को जोड़ दें हम, को आपस में जोड़ दें तो वास्तविक संख्या बनती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये बोला कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक होगी। जब इसी का भाग है, ये इसी का ये बच्चा है, तो उसका ये भाग भी होगा। ये पूछ रहा क्या प्रत्येक अपरमेय वास्तविक होगी, हाँ हो सकती है। हाँ ये नहीं हो सकता कि प्रत्येक वास्तविक अपरमेय हो, क्योंकि उसमें परमेय भी हो सकती है। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 भी आता है। और मान लो जैसे मान लो जो वास्तविक संख्या मान लो √2 भी हो सकती है, √5 भी हो सकती है, √7 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है। वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या, जो परमेय और अपरमेय संख्याओं का ये संग्रह है। और अपरमेय संख्या जानते हो है, तो आपको दिख रहा है कि प्रत्येक अपरमेय एक वास्तविक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, मतलब अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल आ रहा है, तो वो संख्या अपरमेय होंगी। तो इसका जो पहला है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका पहले वाले का आंसर क्या होगा, सत्य होगा, सत्य। इसका कारण लिखना हो तो कारण ले सकते हो आप, यदि आपको आंसर शीट पर लिखना हो आप इस प्रकार लिख सकते हो, चूंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर परमेय व अपरमेय संख्या आती हैं। जब वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं तो क्या होगा, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि बताइए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह पूछ रहा है, मान लो एक संख्या रेखा खींचते हैं, यहां पे 0 लिख दिया, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, इसी -1 -2 -3। यह क्वेश्चन बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ये क्या हुआ, आपके संख्या रेखा के बिंदु है। तो ये क्या हुआ, संख्या रेखा के आपके बिंदु है। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। ये पूछ रहा है प्रत्येक जो बिंदु है संख्या रेखा का, ये बिंदु ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, सभी बिंदु है, क्या प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक √m के रूप में होता है। √m या m एक प्राकृतिक संख्या है, mh नेचुरल नंबर मान लो, सही है, mh एक नेचुरल नंबर है। तो m का मान हम मान लो जैसे कि -2 भी तो हो सकता है। मान लो ये पूछ रहा है का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में हो सकता है। m एक प्राकृतिक संख्या मतलब n एक प्राकृतिक की संख्या हो सकती है। मान लो संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या के अलावा -2 भी तो है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्या हो, यह सत्य बात हो गई कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता, जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि √m मतलब मान लो यहाँ पे और
माइनस अंडर रूट 2 ले सकते हैं, उसका भी निर्धारण नहीं कर सकते हम, क्योंकि माइनस अंडर रूट 2 का मान अभी निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। तो ये बात असत्य होगी कि अंडर एम के संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप में होता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप में नहीं हो सकता, कारण ले सकते हो, ये बात असत्य है। असत्य ऐसे आंसर लिखोगे आप, असत्य जो उत्तर में लिखोगे, जो इसका आंसर असत्य होगा। और कारण भी ले सकते हो, क्यों होगा, क्योंकि -2 भी तो एक बिंदु है। ये बोला प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप में हो सकता है और एम एक एन है, तो लिखोगे क्योंकि -2 एक संख्या रेखा का बिंदु, संख्या रेखा का ही बिंदु है, और जो कि प्राकृतिक नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि -2 एक संख्या है और संख्या रेखा का बिंदु भी है और ही बिंदु है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो अंडर एम है, मतलब जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर एम के रूप में हो सकता है, जहां एम का मान प्राकृतिक होना चाहिए। मतलब क्या ये प्राकृतिक है? ये नहीं हो सकता। तो लिखो क्योंकि -2 एक संख्या रेखा का बिंदु ही है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका मान असत्य हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होता है। उससे पहले हमने पढ़ा कि प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है, हमने इस प्रकार पढ़ा पहले। तो प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, वास्तविक कुछ नहीं होती, जब परमेय और अपरमेय का ही संग्रह होती है, परमेय प्लस अपरमेय, परमेय परमेय का ये संग्रह होती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक हम ले सकते हैं, मान लो वास्तविक 1 भी होगी, 2 भी होगी, 0 भी होगी, अंडर 2 भी होगी है, और अंडर 6 भी होगी। क्या ये चूंकि परमेय और अपरमेय मान लो 4/5 भी होगी कि नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, परमेय और अपरमेय संख्या को संग्रहित तो है। मान लो जे क्या होगी, अपरमेय संख्या और जे वाली क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, वो परमेय संख्या होगी, जे वाली परमेय संख्या होगी और जे वाली क्या हुई, अपरमेय संख्या हुई। तो ये वास्तविक संख्या होगी परमेय और अपरमेय संख्या को संग्रह। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक एक अपरमेय संख्या होगी। मान लो जे तो अपरमेय है, प्रत्येक वास्तविक, तो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, क्या ये एक अपरमेय है? 2 नहीं, आप बोलोगे 2 नहीं है, क्योंकि हम इसका मान निर्धारण कर सकते हैं। इसकी मतलब 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अनुर्वर संख्या होती है अभाज्य संख्या तो, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं लग रहा, तो क्या है एक प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा, सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक में जो आपकी सब संख्या आएगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। आपका हुआ नहीं। आप कारण भी दे सकते हो, कारण क्या हुआ आंसर, इसका कारण भी दे सकते हो। कारण क्यों नहीं, क्योंकि वो वेरीफाई करवा रहा है, सत्यापित करवा रहा है, उसको जस्टिफाई करवा रहा है कि आप बताइए क्यों नहीं है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है। जब 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन वो पूछ रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय है। तो मान लो प्रत्येक वास्तविक हमने 2 भी लेंगे, 2 भी वास्तविक संख्या, क्या 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन साथ में अपरमेय संख्या है? नहीं है। तो लिखोगे आप क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है, आपका ये आंसर हुआ। आई होप आपके ये फर्स्ट के तीनों ट्रू फॉल्स आपके समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए कि जो एक परमेय संख्या है। ये पूछ रहा है क्या सभी 2 धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्ण आप जान लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
ये पूछ रहा क्या सभी धनात्मक पूर्ण संख्याओं, जो कि धनात्मक होगा में प्लस की संख्या नहीं है, क्या सभी धनात्मक पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल वर्गमूल के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या के वर्गमूल, हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल ही केवल अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यह कह रहा है क्या प्रत्येक धनपूर्णांक की होगी का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। आप देखोगे अनुरूप 4 है, अनुरूप 4 को लेते हैं, लिखोगे नहीं, जो सत्य बात है कि प्रत्येक धनपूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनुरूप 4 भी तो क्या है, एक धनपूर्णांक है, और 4 का हम जानते हैं क्योंकि अनुरूप 4 बराबर 2 जो कि धनपूर्णांक है। सही है, अनुरूप 4 का मान 2 है जो कि एक धनपूर्णांक है, लेकिन धनपूर्णांक होने के साथ साथ क्या है, एक अनुरूप 2 एक धनपूर्णांक है, और धनपूर्णांक होने के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल अनुरूप 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा जो कि एक पूर्ण संख्या है। अनुरूप 4 बराबर 2 जो कि एक धनपूर्णांक है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय नहीं। हाँ, ये सत्य बात एक वास्तव हो सकती थी, ये बोलता कि प्रत्येक धन अभाज्य संख्या है, प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या है। धनात्मक तो संख्या ये सभी हैं, लेकिन इसमें क्या बोलता कि प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या, अभाज्य कौन सी संख्या होती है, ये वाली हो जाती, आप ये वाली अभाज्य संख्या लेते, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य संख्या एक अपरिमेय होती है, वो तो है ही है, वो तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप, आशा करता हूं मैं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अगले तीसरे क्वेश्चन के साथ इसी प्रकार बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि अनुरूप 5 को संख्या रेखा पर स्थानांतरण कीजिए। मतलब अनुरूप 5 का हमने थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया कि अनुरूप वाली अभाज्य संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं का आज हम सीखेंगे, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनका संख्या रेखा पर स्थानांतरण किस प्रकार करते हैं। तो लेते हैं, जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 हो गया, जे 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनिट। सही है, यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, ये आपकी संख्या रेखा होगी, आप जानते हो। तो संख्या रेखा पर यह पूछ रहा है कि अनुरूप 5 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। हम जानते नहीं है कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या होती हैं या पूर्णांक होते हैं, उनका हम मान निर्धारण कर सकते हैं, स्थान निर्धारण कर सकते हैं कि 1 इस बिंदु पर स्थित होगा, 2 इस बिंदु पर स्थित होगा, 3 इस बिंदु पर स्थित होगा, और मान लो 2.5 भी पूछ रहा है तो 2.5 कह सकते हैं इस बिंदु पर स्थित होगा। लेकिन क्या हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि अनुरूप 5 का मान मान लो यहाँ पर होगा स्थित? आप ऐसे नहीं कह सकते। इसका मान निर्धारण करने के लिए ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्गमूल वाली और अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण किस प्रकार करते हैं। पहले इस प्रकार लेंगे, इसको मान लो पॉइंट P1 लेंगे, P1 है, इसकी जो लेंथ है 1 मान लेंगे। सही है, और उसका हल करने का तरीका यही होता है, 1 मान लेंगे इसे, और थोड़ा इसका थोड़ा नीचे करते हैं बड़े रूप में, थोड़ा समझ में आए जिससे आपको। जीरो हो गया ये, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 4 डॉट डॉट चलता जाएगा जी, आप जानते हैं, -1 -2 -3। सही है, ये इनफिनिट तक चलता जाता है। हमें अनुरूप 5 का स्थान निर्धारण करना है कि अनुरूप 5 किस पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित होगा। आप जानते हो हमने एक ये दूरी ले ली, ये P1 मान लिया। सही है, यहाँ पे आप एक 90 अंश का कोण बनाओगे, और ये भी दूरी 1 यूनिट है तो ये भी एक दूरी 1 यूनिट बनाओगे आप। सही है, और मैंने बताया आपको कि यदि आपको अनुरूप m-1 का मान, अनुरूप m-1 का स्थान आपको निर्धारित कर सकते हैं, कर लिया है, तो आप उससे आने वाली सभी संख्याओं का मान भी निर्धारण कर सकते हैं। हम मान लो पहले अनुरूप 2 का मान वो करेंगे, पता करेंगे अनुरूप 2 कहाँ पर स्थित होगा। अनुरूप 2 यदि हम निकाल सकते हैं तो अनुरूप 4 का भी निकाल सकते हैं, अनुरूप 3 का भी निकाल सकते हैं, अनुरूप 5 का भी निकाल सकते हैं, अनुरूप 6, मतलब इससे एक एक बढ़ाती हुई संख्या हम सभी के मान निकाल सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार पहले अनुरूप 2 का निकालना पड़ेगा, अनुरूप 3 का निकालना पड़ेगा, अनुरूप 4 का, इसी प्रकार अनुरूप 5 का भी निकाल सकते हैं, जो कि इस सवाल में पूछ रहा है। तो हमने ये एक लेंथ 1 मान ली, ये भी 1 मान ली, तो और इसको जोड़ कर देंगे। हम जानते हैं
जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग वर्गमूल में ये संख्या, इसका मान क्या होता है, वर्गमूल में अंडरूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक दो हो गए, तो कितना हो गया, अंडरूट 2 हो गया। हमें ये हमारा मतलब अंडरूट 2 का मान स्थान है, हमें पूछा होता कि अंडरूट 2 का स्थान पता कीजिए कि संख्या रेखा पर कहाँ होगा, तो ये दूरी अंडरूट 2 तो इस स्थान पर भी अंडरूट 2, इस स्थान पर अंडरूट 2, इस स्थान, तो ऐसे हम चाप लगा देते, ये क्या होता, अंडरूट 2 ही होता। हमें लेकिन अंडरूट 2 पता नहीं करना, हमें क्या करना, अंडरूट 5 पता करना है, तो अंडरूट 2 के बाद अंडरूट 3 पता करेंगे। अंडरूट 3 पता करने के लिए हम इसके ऊपर एक 90 अंश का ऐसे खींचा, ऐसी एक और 90 अंश का एक और रेखा खींचेंगे हम, जो कि एक 90 अंश का हुई, सही है। यदि 90 अंश की हुई, आप इसको एक लेंथ मानोगे, इसको एक यूनिटी मानोगे, एक इकाई मानोगे, जब एक इकाई मानते जाओगे तो उससे आगे वाली संख्याओं को एक एक प्लस करते जाओगे। मान लो पहले अंडरूट 2 निकाल लिया, अंडरूट 3 निकाली, फिर उसके अंडरूट 4, अंडरूट 5 निकालोगे, तो पहले अंडरूट 2 निकाल ली, ये वाली 1 हो गई है, तो उसके बाद ये 90 का कोण है, तो आपको जानने होंगे जो समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, तो अंडरूट 2 जो होगा ये 1 होगा, तो क्या कर सकते हैं, जी वाला हमें निकालना है, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग क्या है 2, 2 का वर्ग, अंडरूट 2 का वर्ग 2 होगा, और 1 का वर्ग 1, तो अंडरूट 2 का वर्ग 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये वाला कितना हो गया, अंडरूट 3 हो गया। आई होप आपके समझ में आया हो। मैंने पहले ही बताया कि यदि हमको अंडरूट m-1 का मान पता हो, उसके बाद अंडरूट m+1, और उससे आगे वाले मान लो अंडरूट 2 का पता पड़ गया, तो अंडरूट 3 का भी निकाल सकते हैं, अंडरूट 4 का भी, अंडरूट 5 का भी, अंडरूट 6 का, अंडरूट 7 का, और सभी अभाज्य संख्याओं को या सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गमूलों को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो अंडरूट 3 आ गया। इसी प्रकार हम 90 अंश का, जो मान लो P1 ये बिंदु हो गया, P2 ये हो गया, यहाँ पे वो बिंदु मान लेते हैं इसे, सही है। ये P3 हो गया, एक और 90 अंश का खींचेंगे हम, P3 हो गया। तो हमें पता है, अब जो एक यूनिट हमने दूरी लिया, एक इकाई ये लिए, एक इकाई ये लिए हैं, एक इकाई ये भी होगी, सही है। अब इसको हमें पता है कि जो भी समकोण त्रिभुज हो गया और 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, तो हमें ये निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या अंडरूट 3, अंडरूट 3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, सही है। तो 3 और 1 4, तो कौन सा हो जाएगा, अंडरूट 4 हो जाएगा ये, सही है। हमने अंडरूट 4 निकाल लिया। अब हमें अंडरूट 4 का मान पता करना होता है, इसका स्थान निर्धारित करना होता, तो क्या करते हम, यो ऐसे इस पे एक प्रकार रखते, प्रकार की नोक तक रखते, इसका चाप लगाते हुए प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, अंडरूट 4 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम ऐसे इसको मिला सकते थे। अंडरूट 4 का मान क्या होता है 2 होता, तो जो कि हम 2 निकाल सकते थे, लेकिन हमें पूछा किसका है, अंडरूट 5 का पूछा है। अंडरूट 5 का निकालने के लिए आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। उसके बढ़ते हैं, उसके पहले जैसे कि हमने 90 अंश का प्रत्येक पर कोण बनाया है, इसी प्रकार यहाँ भी एक 90 अंश का खींचेंगे आप, पटरा प्रकार और अपने चांदे के हिसाब से आप खींच सकते हो, जहाँ रख के यहाँ पे चाप लगाओ, यहाँ पे आप खींच सकते हो। 7th 8th क्लास में आपने सब सीखा है कोणों को बनाना, कोणों के बारे में जानना है। तो यहाँ पे एक 90 अंश का युग्म बनाओ, यहाँ पे चांदा रख के, सही है, 90 अंश का ये बन गया। तो ये 90 अंश का बनाने के बाद आप इसको जोड़ कर दोगे और मिलाने के बाद आप इसका मान निकाल सकते हो कि ये क्या है, 90 के सामने वाली क्या होगी, आपकी कर्ण होगी। इसका मान हमें निकालना है, तो क्या होगा, कर्ण, इसको 1 यूनिट मान लोगे, ये भी क्या है, 1 इकाई है। 1 इकाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको, 1 इकाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। इसको हम किलोमीटर, सेंटीमीटर और संख्या रेखा पर कर रहे हो, तो मान लो सेंटीमीटर और थोड़ी छोटी लेंथी लेंगे, तो किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर न लिख के एक इकाई में लिख रहे हो, क्योंकि इकाई ना लिख के वो इसकी यूनिट ना लिख के तो क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। तो 1 इकाई ये दूरी होगी, अंडरूट 4 ये दूरी होगी। तो हमें ये निकालना क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या 1, 1 का वर्ग 1 और प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या अंडरूट 4, अंडरूट 4 का वर्ग क्या होगा 4, तो 4 और कितने हो गए 5 हो गए। तो अब 5 का वर्गमूल क्या होगा, अंडरूट 5। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने अंडरूट 5 का मान निकाल लिया है। मान लो अंडरूट 5 की वैल्यू यहाँ पे होगी, या सही है। तो इससे दूरी पे यहाँ पे हम जो चाप लगाते हैं अपनी प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हुए ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये किस बिंदु, जिस बिंदु पे मिलेगा, मान लो मैंने बताया एक सर्किल खींचते हैं हम, ये मान लो ये आर है और हमें मान लो ये भी बिंदु आर है। हम यहाँ से हम जो चाप लगाते जाएंगे तो प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, इसका मान आर है तो इसका मान भी आर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अंडरूट 5 का मान यहाँ पे थोड़ी याद करना है, ये बिंदु तो हमें पता ही नहीं क्या है, ये क्या चल रहा है, ये क्या ऐसी क्या जगह है। हमें तो ये याद करना है कि संख्या रेखा पर हमें अंडरूट 5 का मान याद करना। तो संख्या रेखा कहाँ है, यही तो संख्या रेखा, यहाँ थोड़ी संख्या रेखा है। तो हमें इस पे मान याद करना होगा, अंडरूट 5 का स्थान निर्धारण करना होगा, कहाँ पे होगा।
तो हम क्या करेंगे कि अपने जो प्रकाल में अपने पेंसिल की नोक रखते हुए ऐसे चाप लगाते जाएंगे। थोड़ा आप अपनी कॉपी बार लगा सकते हो, आप ब्लैक से लगाते हैं जैसा कि आपको दिखे। थोड़ा ऐसे जाएगा, आप थोड़ा एक्यूरेट बना सकते हैं। तो ये स्थान क्या होगा, अनुरूप 5 का स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये अनुरूप 5 का स्थान हो जाएगा, क्योंकि ये भी दूरी क्या है, अनुरूप 5 है, तो ये भी अनुरूप 5 होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। थोड़ा इधर इधर बनेगा, ये ज्यादा घुमा दिया हमने एक साथ। सही है, ऐसा थोड़ा सर्कल बनेगा, अनुरूप 5। सही है। तो आपने देखा कि एक हमने एक अपर में संख्या का मान भी एक संख्या रेखा पर निर्धारित कर दिया कि इसका मान यहाँ पे बिंदु पर स्थित होगा। वो जो भी एक्यूरेट होगा वो भी हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते थे। मान लो हमें √2 का मान ज्ञात करना है, हमने √2 का मान यहाँ से हम ज्ञात कर सकते थे, यहाँ से मान √2 का मान ये है तो यहाँ से प्रत्येक बिंदु यहाँ पे होगा। लेकिन √2 का मान हम जानते हैं 1.414, तो 1.4 बिंदु की दूरी तय करके हम यहाँ कर सकते थे, लेकिन इसका एक्यूरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 414 ये तो है, ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू एक्यूरेट इस चाप लगाने से आएगी। सही है। तो इसलिए आपने देखा ये इसका क्वेश्चन हुआ कि हमने अनुरूप 5 का संख्या रेखा पर मान निर्धारण किया कि स्थान निर्धारण किया कि अनुरूप 5 का स्थान कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस बिंदु पर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सही है। तो इसी प्रकार आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप यहाँ पे ले सकते हो कि नहीं है, पहले सबसे पहले संख्या रेखा बनाई, सबसे पहले संख्या रेखा बनाई। उसके बाद क्या किया हमने, एक ए मान लोगे, ए पी है, ओपी है, क्या ओपी को ए माना, ओपी को क्या माना हमने, एक ही माना, एक इकाई, ओपी को एक इकाई माना, ओपी को एक इकाई माना। और P1 P2 को क्या माना, P1 P2 को भी एक माना, P1 P2 बराबर भी एक है। जब P1 P2 बराबर एक है तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से OP2 निकाला तथा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसका मान निकाला हमने, OP2 का निकाला है, OP2 का स्थान निकाला। ओके, लिखोगे इसी प्रकार हमने क्या निकाला, OP2 निकाला, OP3 निकाला। इसी प्रकार OP3 OP4 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, OP4 OP5 का स्थान निकाला। सही है, ये आपका आंसर होगा। सही है। हाँ, चूंकि हमें अनुरूप 5 का ही हमें स्थान पता करवा रहा है कि इस संख्या रेखा पर वो कहाँ एक तरह से स्थापित होगा, कहाँ पे होगा, इस बिंदु का मान कहाँ पे होगा, अनुरूप 5 का मान इस बिंदु पे होगा। तो उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.4 का, वो प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है हमें। अपने घर पर भी कर सकते हो आप। वर्गमूल सर्पिल क्या होता है, सर्पिल क्या होती है, एक तरह से आकृति ये होती है, जैसे ये ऐसे बनाते जाएंगे हम, ऐसे क्या हुई सर्पिल, मतलब जैसे घूमता जाएगा, ये खींचा, इसमें 90 एंगल का खींचा, ऐसा क्या होगा, ये सर्पिल होगा, ये सर्पिल कहते हैं। और वो बोला वर्गमूल सर्पिल, तो वर्गमूल सर्पिल लगाना है हमें, तो वर्गमूल सर्पिल की ज्ञात करने के लिए वर्गमूल में अनुरूप 2 की ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, अनुरूप 2 अनुरूप 3 ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, है। तो ये क्या होगा, वर्गमूल सर्पिल हो जाएगा। है, तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए आपको पहले संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। सही है, क्योंकि संख्या रेखा पे ज्ञात करना है। संख्या रेखा को मान लो ये O बिंदु हो गया, ये P1 हो गया। सही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा, थोड़ा यहाँ पे रोड है। तो ये OP1 मान ली हमने, ये एक बिंदु मान ली, यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 अंश का कोण डाला हमने,
तो ये क्या हो गया, एक ये हो गया दूरी, एक दूरी ये होगी, तो ये क्या हो सकती है, अनुरूध हो सकती है। सही है। तो हमें ये फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी की सहायता से हम सर्पिल वर्गमूल की रचना करनी है। सर्पिल वर्गमूल क्या होता है, ये सर्पिल वर्गमूल ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये सर्पिल हो गया। और वर्गमूल का बात रही तो मतलब हमने संख्या क्या लेनी है, वर्गमूल की लेनी है, ये वर्गमूल सर्पिल हो जाएगा। अनुरूध निकाला, ये 90 को, इसमें 1 और 90 का खींचेंगे हम, 90 का खींचेंगे, मान लो ये भी 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा के अनुरूध 3 होगी ये। सही है। इसके बाद 1 और 90 का डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ये हो जाएगी, अनुरूध 3 ये होगी, तो कौन सी हो जाएगी, अनुरूध 4 हो जाएगी। सही है। फिर 1 और 90 का डालेंगे हम यहाँ पे, एक ये हो जाएगी, तो अनुरूध 4 के बाद अनुरूध 5 आएगी ये। उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 90 का डालेंगे, एक ये हो जाएगी, तो अनुरूध 5, और अनुरूध 5 के बाद क्या हो जाएगा, ये एक ये अनुरूध 6 हो जाएगा। उसी प्रकार एक 90 का और डालेंगे, एक दूरी ये हो जाएगी, अनुरूध 5 6 ये है, तो 6 के आगे वाली 7 हो जाएगी। उसके बाद फिर 90 अंश का और डालेंगे, एक दूरी ये हो जाएगी, तो उसके एक दूरी के अनुरूध 7 के बाद अनुरूध 8 हो जाएगी ये। उसके बाद क्या करेंगे, एक 90 का और डालेंगे इस पर। ये सारे क्या है, 90 एंगल के हैं, 90 अंश के कोण है। आपको दिख रही होगी ये वर्गमूल सर्पिल की आकृति बनती जा रही है, यही हमें रचना करनी है। सही है। ये 90 को हो जाएगा, ये अनुरूध 8 हो गया, ये 1 हो गया, तो अनुरूध 9 हो गया, ये उससे आगे वाली क्या हुई, अनुरूध 9 हो गया। इसी प्रकार 90 का और डालेंगे हम, तो एक ये हो जाएगी, तो ये अनुरूध क्या होगा, अनुरूध 10 हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे और बढ़ा सकते हो, तो क्या होगा, एक हमें एक सर्पिल की आकृति, वर्गमूल सर्पिल की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आपके ये प्रश्नावली 1.2 खत्म हुई। तो मैं आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी थोड़ा ऐसे क्वेश्चनों को करने का और मौका मिले, और कॉन्सेप्ट ऐसा उन्हें मिले, पढ़ने के लिए ऐसा उन्हें मिले। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए। और बस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।